नमस्कार विद्यार्थियों। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का हम अध्ययन कर रहे थे। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत आज हम मैकियावेली का अध्ययन करेंगे। मैकियावेली को आधुनिक युग का प्रथम विचारक कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत जैसे मैक्सी ने भी ये कहा है कि सबसे पहला जो आधुनिक विचारक है वो मैकियावेली को कहा जा सकता है। इसी प्रकार जो एक और विद्वान है डनिंग, उन्होंने ये कहा है कि विश्व की सबसे पहली और महान रचना प्रिंस है। प्रिंस जो कि मैकियावेली के द्वारा लिखी गई रचना है। सेबाई ने जैसे उनके बारे में ये कहा है कि संपूर्ण पुनर्जागरण का पुनरुत्थान मैकियावेली की रचनाओं में आ गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि आधुनिक युग के प्रथम विचारक के रूप में उसे जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि मध्ययुगीन जो चिंतन है वो मध्ययुगीन चिंतन को हटाकर नवीन दृष्टि से सोचना, नवीन दृष्टि से अपनी रचनाएं लिखना और नवीन विचारधारा का सूत्रपात करना, ये मैकियावेली की रचनाओं में देखा जा सकता है। मैकियावेली का यदि थोड़ा सा जीवन परिचय देखें तो मैकियावेली का जन्म 1469 के अंतर्गत इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। फ्लोरेंस पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु था। इटली के अंतर्गत हालांकि उन्होंने ज्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि चातुर्य के द्वारा उन्होंने जो फ्लोरेंस का गणराज्य है वहां पर चांसरी के सचिव पद के ऊपर नियुक्त हो गए थे और उसी सिलसिले में उनको 23 बार दूत बनाकर दूसरे देशों में, इंग्लैंड के अंतर्गत फ्रांस में, स्पेन में उनको दूत बनाकर भेजा गया था। जब दूत बनाकर भेजा गया था तो उनका दूसरे राज्यों में किस प्रकार का राजनीतिक जोड़ तोड़ चलता है, किस प्रकार की चतुराई चलती है, किस प्रकार की कूटनीतिक साजिशें रची जाती है, इन सबको गहराई से देखने का मौका प्राप्त हुआ था। और ये सब चीजें उनकी मैकियावेली की रचनाओं में देखने को मिलती है। इनकी यदि रचनाएं देखें तो प्रमुख रूप से प्रिंस है, डिस्कोर्सेस है, फ्लोरेंस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस है, एक्ट ऑफ वार्क है, ये इनकी रचनाएं देखी जा सकती है। मैकियावेली का चिंतन का आज जो हम अध्ययन करेंगे वो ये अध्ययन करेंगे कि जो मैकियावेली है वो पुनर्जागरण का प्रतिनिधि या अपने युग का शिशु है। तो अपने युग का शिशु है, क्या कोई व्यक्ति युग का शिशु होता है या नहीं होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे डनिंग ने ये कहा था, ये प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु है। वैसे यदि देखा जाए तो हर एक विचारक, हर एक लेखक अपने युग का शिशु होता है। क्यों? क्योंकि युग की जो समकालीन परिस्थितियां हैं उसका प्रभाव उनकी रचनाओं के ऊपर अवश्य ही पड़ता है। चाहे कोई भी लेखक है वो अपनी समकालीन परिस्थितियों का दिग्दर्शन उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। मैकियावेली की रचनाओं में भी उनके युग का दर्शन हमें देखने को मिलता है। और इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं सबसे पहला उनकी रचनाओं के अंतर्गत जो चीज देखने को मिलती है, पुनर्जागरण आंदोलन। पुनर्जागरण का प्रतिनिधि या युग का शिशु कह सकते हैं। जैसे डनिंग ने भी ये कहा है, उस समय पुनर्जागरण आंदोलन शुरू हुआ था और हर क्षेत्र के अंतर्गत, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे बुद्धि का क्षेत्र हो, एक पुनर्जागरण की कह सकते हैं धारा बह निकली थी। और मैकियावेली की रचनाओं के ऊपर भी उसका प्रभाव, क्षेत्रों में जो पुनर्जागरण की धारा बह निकली थी उसका प्रभाव मैकियावेली की रचनाओं में भी देखने को मिलता है। मैकियावेली की रचनाओं तर्कवाद, पारलौकिक जीवन की जगह इहलौकिक जीवन की धारणा, सांसारिक मर्यादा, सार्वजनिक हित, राष्ट्रीय एकता, ऐसे तत्व मैकियावेली की रचनाओं में भी देखने को मिलते हैं। पुनर्जागरण के युग में जैसे देखते हैं कि लोगों ने धर्म के प्रति, नैतिकता के प्रति जो उनका विश्वास था वो डगमगाने लगा था और लोगों ने खुद ने अपनी बुद्धि, तर्क, विवेक का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। मैकियावेली की रचनाओं में भी बुद्धि, तर्क और विवेक के तत्व देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय राज्य की जो अवधारणा है उसका विकास हुआ था। राष्ट्रीय राज्य के संदर्भ में मैकियावेली की यदि रचना देखें तो प्रिंस और डिस्कोर्सेस में इस तरह की विचारों का दिग्दर्शन देखने को मिलता है। तो बुद्धिवाद, तर्कवाद
व्यक्तिवाद के संदर्भ में नैतिकता को ज्यादा महत्व न देकर इसी लोक के अंतर्गत बिना किसी भय के व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर सके, अपने कल्याण के लिए कार्य कर सके। व्यक्तिवाद की जो धारणा है, ये सभी गुण जो विचार है, ये हमें मैकियावेली की रचनाओं में देखने को मिलते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि वो अपने युग का शिशु है, क्योंकि उस समय जो युग था वो पुनर्जागरण का युग था, और पुनर्जागरण के अंतर्गत जो विचार थे वो विचार मैकियावेली की रचनाओं में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं, जैसे कि जॉन्स ने भी ये कहा है कि वो अपने समय की परिस्थितियों के दिग्दर्शन हमें मैकियावेली की रचनाओं में देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की जो स्थापना है उस समय हो रही थी। जैसे इंग्लैंड के अंतर्गत हेनरी सप्तम ने शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना की थी, फ्रांस के अंतर्गत लुई एकादश ने की थी, स्पेन के अंतर्गत फर्नांडिस ने शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना की थी। शक्तिशाली राजतंत्र का तात्पर्य यह है कि अब जो सामंती व्यवस्था थी या परिषदीय आंदोलन था या पोप की जो राजनीतिक सत्ता थी 14वीं शताब्दी के बाद 15वीं शताब्दी के अंतर्गत हम देखें तो ये सारी जो सत्ताएं थी, इन सारी सत्ताओं को खत्म करके राजाओं ने अपनी निरंकुश सत्ता को कायम कर लिया था। और निरंकुश सत्ता जैसे इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्पेन में स्थापित हो गई थी, इन निरंकुश सत्ताओं के माध्यम से जो राजा है वो अपने राज्य के अंतर्गत जहां व्यक्तियों को, नागरिकों को, प्रजा के ऊपर अपना एक छत्र शासन स्थापित किए हुए रहते थे। दूसरा, इनके जो राज्य इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि यदि कोई दूसरा राज्य आक्रमण भी करता था तो उसका सफलतापूर्वक वो उसका सामना भी करते थे। मैकियावेली भी ये चाहता था कि इटली के अंतर्गत भी ऐसा ही शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना हो, ताकि इटली के अंतर्गत जो विद्यमान दुर्दशा है वो दुर्दशा खत्म हो। तो उस समय राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का जो चल रहा था, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई थी, राजतंत्रों की स्थापना हुई थी, तो उसका प्रभाव मैकियावेली के ऊपर भी पड़ा। और मैकियावेली ने अपनी रचनाओं में इसका दर्शन करवाया है कि इटली के अंतर्गत भी इस प्रकार के निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की आवश्यकता है। जैसे प्रिंस के अंतर्गत हम देख सकते हैं, डिस्कोर्सेस के अंतर्गत हम देख सकते हैं, फ्लोरेंस का जो इतिहास है उसमें भी उसने अपने इस तरह के विचार प्रकट किए हैं। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत इटली का विभाजन और दुर्दशा। मैकियावेली के समय जो इटली का विभाजन है हुआ था और उसकी दुर्दशा चल रही थी, उसका स्पष्ट दिग्दर्शन उसकी रचनाओं में होता है। एक तरफ जहां निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना हो रही थी, लेकिन इटली के अंतर्गत इटली राजनीतिक रूप से 5 राज्यों में विभाजित था। जैसे नेपल्स है, मिलान है, रोमन है, फ्लोरेंस है, वेनिस है। ये जो 5 राज्य थे, इनमें इटली इन 5 राज्यों में विभाजित था। ये जो 5 राज्य थे ये एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करते थे और एक दूसरे पर हावी होने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण दूसरे राज्यों को आमंत्रित करते थे कि दूसरे राज्य आकर उनकी सहायता करें। और ये जो इटली के दूसरे राज्य हैं, नेपल्स है, वीनस है, फ्लोरेंस है, इनको हराने में उनकी मदद करें। जैसे फ्रांस है, स्पेन है, इनकी तो गिद्ध दृष्टि इटली के राज्यों के ऊपर हमेशा ही रहती थी। इटली की ऐसी दुर्दशा का दर्शन इसकी मैकियावेली की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। और साथ ही इटली के अंतर्गत जो स्थिति थी कि यहाँ के राजा अपने स्वार्थ के कारण, अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण अपने राष्ट्र की परवाह नहीं करके दूसरे राष्ट्रों को, विदेशियों को आमंत्रित करते थे कि वो उनके कार्यों में उनका सहयोग दे। इससे क्या हुआ, इटली की जो राष्ट्रीय एकता है वो खतरे में पड़ी। इटली के लोगों का जो जीवन है वो और ज्यादा बदतर होने लगा। इटली में चारों ओर गृह युद्ध की, अव्यवस्था की, अन्याय की ऐसी स्थितियां देखने को मिली,
इन सब का वर्णन हमें मैकियावेली की रचनाओं में देखने को मिलता है। इसलिए कहा जा सकता है कि वो अपने युग का शिशु है। इसके अलावा इटालियन समाज की जो दुर्दशा है, इटली की उस समय की जो स्थिति थी, वो उस समय की स्थिति ऐसी थी कि चारों ओर स्वार्थ का वातावरण था, भ्रष्टाचार था, एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचने में लोग लिप्त थे। कोई किसी के नैतिकता है, आदर्श है, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें खत्म हो रही थी। इटली के लोग अपने आप को एक राष्ट्रीय एकीकरण में नहीं समझकर अपने अपने छोटे छोटे राज्यों के नागरिक समझते और एक दूसरे के विरुद्ध उनकी स्वार्थ की प्रवृत्ति रहती थी, एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्थिति रहती थी। न सिर्फ नागरिकों के अंतर्गत बल्कि राजाओं के अंतर्गत भी इस तरह की स्थितियां थी कि आपस में भ्रष्टाचार, षड्यंत्र, दुर्दशा, इस तरह की स्थितियां इटली में व्याप्त थी। ऐसी स्थिति में मैकियावेली ने इन सब का वर्णन अपनी रचनाओं के अंतर्गत किया है और मैकियावेली ये चाहता है कि एक ऐसा राजा इटली के अंतर्गत भी आए जो कि निरंकुश रूप से अपना राज्य स्थापित करे। और ये जो राजा अपना राज्य स्थापित करे, ये बिना किसी नैतिकता के, धर्म के चिंता नहीं करे, बल्कि राज्य के लिए क्या सही है, राज्य के लिए क्या आवश्यक है, लोगों का कल्याण किन माध्यमों से हो सकता है, और यदि इसके लिए राजा को धर्म और नैतिकता की तिलांजलि देना पड़े तो भी तिलांजलि दे सकते हैं। राजा का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि राज्य का कल्याण कैसे हो, राज्य अपनी वृद्धि को कैसे पाए। और इसका प्रभाव हमें मैकियावेली की रचनाओं में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। मैकियावेली ने अपने जीवन के अंतर्गत ये देखा भी था कि इसके अंतर्गत, इटली के अंतर्गत, जब वहां का एक संत था सेवनारोला, और धार्मिक दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से जब समाज पतन की ओर जाने लगा, तब सेवनारोला जो संत था, उसने फ्लोरेंस के अंतर्गत अपनी शिक्षाओं के माध्यम से, अपने आदर्शों के माध्यम से लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। लेकिन फ्रांस ने फ्लोरेंस के ऊपर जब अधिकार किया तो उसने फ्लोरेंस के राजा को खुश करने के लिए सेवनारोला को जिंदा जला दिया था। तो कहने का तात्पर्य ये कि इस तरह की जो घटनाएं थी, उससे मैकियावेली इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राजनीति के अंतर्गत क्या सही है, क्या गलत है, इसके ऊपर राजा को विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी देश की उन्नति के लिए विचार करना चाहिए। ऐसे ही जो उसकी रचना थी प्रिंस, उसका मुख्य जो उद्देश्य था, जो सीजर बोर्जिया था, उसने अत्याचार करके एक शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना कर ली थी। मैकियावेली उससे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने प्रिंस की रचना कर डाली। हालांकि प्रिंस है, डिस्कोर्सेस है, मैकियावेली को अपने जीवन का शेष जो समय था वो लेखन कार्यों में व्यतीत करना पड़ा, और उसके जीवन के 5 वर्ष के बाद ये रचनाएं सामने आई। लेकिन फिर भी उनकी रचनाओं का प्रभाव इस दृष्टि से है कि उसके युग की जो भी घटनाएं हैं, जो भी ऐतिहासिक चीजें हैं, वो उसकी रचनाओं में हमें देखने को मिल सकती है। मैकियावेली की रचनाओं को पढ़कर ये पता चलता है कि उस समय का जो युग था वो किस तरह का युग था, पाश्चात्य जो युग था वो किस तरह की उसके अंतर्गत धारणाएं थी, ये हमें मैकियावेली की रचनाओं के बारे में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत धर्म और नैतिकता के संबंध में जो उनके विचार थे कि धर्म और नैतिकता का जो, जैसे सेवनारोला को जिंदा जला दिया था, तो धर्म और नैतिकता के प्रति उनका विचार बिल्कुल अलग था। वो ये नहीं चाहते थे कि राजनीति और धर्म का किसी भी प्रकार से कोई संबंध रहे। वो ये चाहते थे बिना धर्म की, बिना नैतिकता की चिंता किए हुए राजा को अपने राज्य की उन्नति के लिए प्रयास करने चाहिए, और यदि उसके लिए कोई राजा को किसी भी प्रकार की नीति या कह सकते हैं कूटनीति अपनानी पड़े, तो राज्य की दृष्टि से कोई क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, ये नहीं देखा जाता। राज्य की दृष्टि से जो राज्य की उन्नति करे वो सब चीजें सही है।
तो धर्म और नैतिकता का प्रथम ऐसा मध्य युग के अंतर्गत प्रथम विचारक ऐसा कह सकते हैं जो कि धर्म और नैतिकता के बारे में इस तरह के विचार उन्होंने प्रकट किए। वो ये चाहते थे कि किसी भी दृष्टि से साम दाम दंड भेद किसी भी दृष्टि से राज्य का विकास होना चाहिए और उसके लिए धर्म और नैतिकता को यदि तिलांजलि देना पड़े, त्यागना पड़े तो भी त्याग देना चाहिए। मानव स्वभाव संबंधी जो उनकी धारणा है, मैकियावेली ये कहते हैं कि मानव स्वभाव इटली के अंतर्गत उसने मानव स्वभाव का गहराई से अध्ययन किया था। उसने ये देखा था कि राजनीतिक रूप से जो राजा लोग हैं, राज परिवार के लोग हैं, वो भी षड्यंत्र में, तेरे मेरे की भावना में लिप्त हैं और इसके अलावा जो जनता है वो भी भ्रष्टाचार में, पैसे के चक्कर में या पैसे का संपत्ति के ऊपर उसके ज्यादा है, स्वार्थ की भावना है। ये सारी चीजें जनता के अंतर्गत भी है, धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत भी पोप है, पादरी है, उनका भी नैतिक रूप से जो जीवन है वो बहुत ज्यादा डाउन होता जा रहा है। इस सब निष्कर्षों के आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि व्यक्ति में धर्म और नैतिकता या मानव स्वभाव में नैतिक तत्व बिल्कुल भी नहीं है। मानव एक जानवर की तरह है, जानवर भी खूंखार जानवर की तरह है और मानव एक दूसरे के विरुद्ध इतना ज्यादा संघर्ष में लगा हुआ है कि उसे अपने स्वार्थ के आगे कुछ भी नजर नहीं आता है। तो मानव स्वभाव के संबंध में उसकी धारणा बिल्कुल हॉब्स की तरह है, जो ये मानता है कि मानव स्वभाव बिल्कुल खराब स्वभाव है। तो ये मानव स्वभाव संबंधी उसकी धारणा तत्कालीन जो परिस्थितियां थी इटली की, उसी पर ही उसकी ये धारणाएं आधारित है। तो इन सब विचारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मैकियावेली है उसका अपने युग का शिशु अपन कह सकते हैं। युग की सारी परिस्थितियों का प्रभाव राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, मानव संबंधी जो भी उसके विचार है वो उसके युग की परिस्थितियों का दिग्दर्शन करवाते हैं। इसीलिए उसको अपने युग का शिशु कहा जाता है। धन्यवाद।